नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक स्वर्ण युग के बारे में, गुप्त साम्राज्य। इस समय को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान भारत ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य और विज्ञान सब में अपना शिखर देखा। गुप्त राजवंश की शुरुआत हुई श्रीगुप्त से, जो एक छोटे से सामंती परिवार का मुखिया था। कहते हैं कि वह अंतिम कुषाण राजा वासुदेव द्वितीय के अधीन एक लिपिक थे। चीनी यात्री इत सिंह ने लिखा है कि श्रीगुप्त ने एक बौद्ध मठ बनवाया था। हालांकि गुप्तों की अपनी व्यक्तिगत भक्ति भगवान विष्णु के प्रति थी। लगभग 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम का उदय हुआ, जिन्हें साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक संरचना की नींव रखी और एक महत्वाकांक्षी विस्तारवादी नीति अपनाई, जिसने आने वाले स्वर्ण युग का मंच तैयार किया। उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा जैसी भव्य उपाधियां धारण की, जो उनके पूर्वजों से बढ़कर उनकी सर्वोच्च सत्ता का स्पष्ट ऐलान था। उन्होंने एक दूरदर्शी कदम उठाते हुए प्राचीन और शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया। इस गठबंधन ने गुप्त शक्ति को अपार प्रतिष्ठा और समर्थन दिया, जो साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। चंद्रगुप्त के बाद उनके योग्य पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे। अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। उनकी विजय यात्रा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक पूरे उपमहाद्वीप को छुआ। उनकी रणनीति अद्भुत थी। उत्तर में राज्यों को सीधे मिलाया, जबकि दक्षिण के राजाओं को हराकर उन्हें सहयोगी बना लिया। प्रयागराज के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जो हरिशेन ने लिखा, उसमें उनके विजयों का वर्णन है। समुद्रगुप्त ने वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया और गरुड़ को अपना प्रतीक बनाया। साथ ही उन्होंने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण दिया और श्रीलंका के राजा को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति भी दी, जो उनकी गहरी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। उनके प्रसिद्ध सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा भी कहा जाता था। अगले महान शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन को भी बनाया। उनके दरबार में नवरत्न यानी 9 विद्वान थे, जिन्होंने कला और विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इनमें शामिल थे महाकवि कालिदास और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इस दौरान भारत की यात्रा की। उसने लिखा कि भारत में लोग शांति से रहते थे, कानून उदार थे और लोगों की जिंदगी समृद्ध थी, जो गुप्त प्रशासन की सफलता का प्रमाण था। दिल्ली के महरौली में जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। 1600 से ज्यादा सालों से जंग मुक्त खड़ा यह स्तंभ उस युग के उन्नत धातु विज्ञान का एक बेजोड़ नमूना है। 415 ईस्वी में आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बना, जहां बौद्ध धर्म के साथ साथ चिकित्सा और तर्कशास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। हालांकि वो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अपने सिक्के भगवान कार्तिकेय के सम्मान में जारी किए, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। अगले शासक थे स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने मध्य एशिया से आए बर्बर हूणों के हमलों को सफलतापूर्वक पराजित किया। उनके शासन का प्रमाण जूनागढ़ शिलालेख है, जिसमें गुजरात की ऐतिहासिक सुदर्शन झील की मरम्मत का जिक्र है, जो उनके लोक कल्याणकारी कार्यों को दर्शाता है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त राजवंश धीरे धीरे कमजोर हो गया। हूणों के निरंतर आक्रमणों ने शाही खजाने को खाली कर दिया, व्यापार के रास्ते बाधित हो गए और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण साम्राज्य का पतन हुआ। इसके पतन के बावजूद गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला अपने चरम पर थे। महान आर्यभट्ट ने न केवल शून्य की अवधारणा विकसित की, बल्कि पाई के मान की भी गणना की। वहीं कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों से संस्कृत साहित्य को अमर बना दिया। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति थी। दशमलव प्रणाली और आयुर्वेद के सिद्धांत इसी युग की देन है।
इसने भारत को एक सुनहरी पहचान दी जिसका प्रभाव आज भी हमारी कला और संस्कृति में गहराई से दिखता है।